नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। आज बात पाकिस्तान के उस किराना हिल्स की करूंगी जो पाकिस्तान का परमाणु ठिकाना है, जिस पर पाकिस्तान इतराता है। वो किराना हिल्स जो भारतीय फौज की रेंज में है। ये बात ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 10 मई 2025 को ही साबित हो गई थी, जब वहां पर ड्रोन अटैक हुआ था। अब इसे लेकर भारत के पूर्व सीडीएस अनिल चौहान ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने उसे आत्मघाती ड्रोन बताया और कहा कि बाय मिस्टेक किराना हिल्स पर अटैक हुआ, क्योंकि उस आत्मघाती ड्रोन का फ्यूल खत्म हो चुका था। अब ऐसे में सवाल यह है कि मुनीर के एटमी सेंटर पर अटैक वाकई एक्सीडेंटल था या फिर सोच समझकर किया गया था। मुनीर और शहबाज को दी गई चेतावनी थी। क्या भारत ने पाकिस्तान को यह मैसेज दिया? भारत के ड्रोन की पहुंच पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने तक है। पाकिस्तान का ये किराना हिल्स आखिर है क्या? उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्या है? आज इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पूर्व सीडीएस अनिल चौहान का वो बयान सुनाती हूं जो उन्होंने कल एक प्रोग्राम में दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि किराना हिल्स पर जो हमला हुआ वो प्लान्ड अटैक नहीं था, बल्कि एक्सीडेंटल था। भारत का टारगेट तो कुछ और था। Occasions has been asked whether Kirana Hills were hit or not. That's where their nuclear facilities are there, and with Bharti had rightly clarified that we did not target Kirana Hills. I can maybe given kind of an explanation. Before those strikes, we had sent in a lot of loiter ammunitions at Sargodha, and Kirana Hills is about 10 kilometers north of Sargodha. So the loiter ammunition is looking for radars which are in around Sargodha. And it's got a lifetime, means time. It will loiter for about 2 hours, and once it doesn't find a target, then it comes down and hits somewhere. It must have come and hit, one of those hills. So that could be one of the reasons as to what people asked. Yes, because Pakistani media also showed some kind of images in which there was smoke coming out from Kirana Hills. अब पूर्व सीडीएस अनिल चौहान जिस किराना हिल्स का जिक्र कर रहे हैं वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित सरगोधा एयरबेस के पास है। और कहां पर वो लोकेटेड है, इसे समझाने के लिए जरा मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलती हूं। सरगोधा एयरबेस से किराना हिल्स की दूरी तकरीबन 10 किलोमीटर की है। दो बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त एयर कॉमोडोर एस बहल साहब भी हैं, हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई जी भी हैं, मेजर जनरल AK शिवाजी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही प्रोफेसर अंशु जोशी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगी। लेकिन ये बहल सर, आपके सामने ये पूरा मैप है। किराना हिल्स, जिसे काला पहाड़ भी कहा जाता है, पाकिस्तान जहां पर अपना परमाणु ठिकाना बनाता है, वो कितना इंपॉर्टेंट है? उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्या है? उसका दायरा कितना बड़ा है? पहले हम इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं सर। देखिए, अगर आप किराना हिल्स को देखें, वो 10 किलोमीटर दूर है सरगोदा से साउथ पे, सरगोदा एयरफील्ड से, यानी कि मुशाफ एयरबेस कहते हैं उसको। लेकिन सरगोदा से नॉर्थ पे है, सरगोदा जो टाउन है उससे 10 किलोमीटर नॉर्थ पे है। ये है क्या ये हिल्स? इनको जैसे आपने कहा काला पहाड़ कहते हैं। इनकी हाइट जो है 620 फुट से 1050 फुट तक होती है, और कहते हैं कि इसके पास एक रेडार की भी पोजीशन की गई थी। क्यों की गई थी, मैं इसके ऊपर आता हूं। इस किराना हिल्स में अंडरग्राउंड टनल्स हैं, 4 से 5 उनके आउटलेट्स हैं, और साथ ही में वहां उनके न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स को स्टोर किया जाता है। वहां न्यूक्लियर स्टोरेज साइट है, और साथ ही में सेंट्रल एम्युनिशन डिपो है। लेकिन ये सब ओपन इंटेलिजेंस में अवेलेबल है, इसमें कोई वो छुपे वाली बात नहीं है। यहां पे सब क्रिटिकल टेस्ट भी हुए हैं। जो सरगोदा एयरबेस है उसे बहुत ही महत्वपूर्ण एयरबेस गिना जाता है। उसके अंदर F-16, JF-17 और कभी कभी J-10C, जो सबसे मॉडर्न जहाज हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, उनको बेस किया गया है सरगोदा पे। और क्यों बेस किया गया? क्योंकि यहां पे पास ही में न्यूक्लियर किराना हिल्स पे न्यूक्लियर स्टोरेज साइट है, और खुशाब न्यूक्लियर रिएक्टर उससे 75 किलोमीटर दूर है। और इसके अंदर बहुत सारे रेडार्स हैं, बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, ताकि अगर कोई भी दूसरे देश के जहाज, ड्रोन्स, मिसाइल्स आते हैं तो इधर सरगोदा पे या किराना पे उन पे हमला ना हो सके। इस वजह से इस पे रेडार्स जैसे कि YLC-2, YLC-6, MPDR 45, 60, 90 ये सब डिप्लॉयड हैं। भारत ने
जैसे कि सीडीएस ने कहा था, बहुत सारे जो हमारे हेरोप ड्रोन्स हैं उनको भेजा था यहां पे, ताकि उन रेडार्स पे, जिसे अब हम इसी पर आते हैं सर। अब पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने पर गलती से ही सही, जो कि भारत का कहना है कि आत्मघाती ड्रोन से हमला किया, अब ये बात तो साबित होती है। अब ये मैं आपको बता दूं, सरगोधा एयरबेस से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर है किराना हिल्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब इसमें हम पठानकोट एयरबेस की बात करें जो 250 किलोमीटर की दूरी पर है, अंबाला एयरबेस की बात करें तो 437 किलोमीटर की दूरी पर है, आदमपुर एयरबेस जो 297 किलोमीटर की दूरी पर है, और अमृतसर जिसकी बात आप कर रहे थे सर, वो 250 किलोमीटर की दूरी पर है, और हलवारा एयरबेस जो कि 315 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि मिनटों में भारतीय फौज की वो क्षमता है कि वो इसे तबाह कर सकती है। Am I right, सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मोस्ट ऑफ दीज बेसिस पे मैं खुद फ्लाई कर चुका हूं, मिग 23, मिग 27 जहाज से और मिग 21 जहाज से भी। तो ये जो अमृतसर का आप बता रहे थे ना, ये सबसे पास में आता है। और इधर से अगर किराना हिल्स में अगर हम हेरोप को इस्तेमाल करते हैं, हेरोप क्या है? ये वो ड्रोन है जो रेडार्स के ऊपर हमला करता है। इसमें 200 किलोमीटर तो डेटा लिंक है, लेकिन उससे बियॉन्ड 1000 किलोमीटर तक जा सकता है विदाउट डेटा लिंक, यानी कि ऑटोनोमस मोड पे। आखिरी चीज मैं इसमें कहना चाहता हूं, जब हम इनको भेजते हैं वहां पे, ये 9 घंटे का इसका एंड्योरेंस है, लेकिन जब तक वो पहुंचता है तो सिर्फ 2 या 3 घंटे रह जाते हैं। उसके बाद इसका फ्यूल खत्म हो जाता है, तो ये कामाकाजी एक ही जगह पे गिर जाता है या फिर अटैक कर देता है। जो लास्ट चीज कह रहा हूं मैं इस पे, इसका मतलब ये है कि अगर इन रेडार्स को टारगेट किया गया, और किया गया था, जैसे कि जनरल साहब ने बहुत क्लियरली बताया है, तो वो डेलिबरेट टारगेटिंग किराना हिल्स की नहीं थी, ये एक अनइंटेंशनल क्रैश हुआ है। और वहीं पे MPDR 90 भी है। आप आज देखिए MPDR 90 को हटा दिया गया और वहां पे एक ANTPS 77 अमेरिका का लेटेस्ट रेडार डाला है। इसका मतलब है कि हमारा अटैक कहीं ना कहीं उस रेडार पे था और काफी हद तक सक्सेसफुल। मैं इस पर थोड़ा सा और नैरेटिव की बात करती हूं। मैं मेजर जनरल सोई को आमंत्रित करूंगी, जरा आप यहां पर आए, क्योंकि हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वो दर्शकों को समझ में आना चाहिए। किराना हिल्स को लेकर जो जानकारियां हैं सर, वो भी हमारी बड़ी स्क्रीन पर फ्लैश करते हैं। भारत और पाकिस्तान के परमाणु ठिकाने, भारत ने कैसे इस परमाणु ठिकाने को अनसेफ बना दिया। किराना हिल्स पहली बार चर्चा में तब आया था जब पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने साल 1970 में किराना हिल्स को अपने अधिकार में ले लिया। किराना हिल्स को सेफ परमाणु ठिकाने के तौर पर विकसित किया जाना था। सर, अगर कहीं पर मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो तो आप उसे रिकरेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। आप इस पर थोड़ा बताएं कि 1979 से लेकर 2025 तक, ऑपरेशन सिंदूर होने तक, ये किराना हिल्स कैसे डेवलप हुआ, कैसे तैयार किया गया? नहीं, देखिए यहाँ पे एक तो इन्होंने टेस्टिंग करते रहे बार बार कई बार, और इसको एक तरह से न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वहाँ पे एक स्टोरेज भी है, न्यूक्लियर हथियारों का स्टोरेज भी वहाँ पर बनाया हुआ है। तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो धीरे धीरे डेवलप करते गए और काफ़ी सुरक्षित बनाया गया। सरगोधा एयरबेस 10 किलोमीटर दूर, इसकी पहाड़ी के ऊपर उन्होंने रडार लगाया। यानी कि अगर ये एक ऐसा टारगेट है या ऐसी जगह है कि सबसे ज़्यादा अगर पाकिस्तान के तौर पर सोचा जाए तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित होना चाहिए। सुरक्षा के में छेद दिखा हमें कि अगर वहाँ पे ड्रोन पहुँच के, चाहे इंटेंशनल चाहे अनइंटेंशनल, पहुँच तो गया, अटैक हुआ, धमाका हुआ वहाँ पर, ठीक है। क्या कर रहा था उनका एयर डिफेंस सिस्टम, कहाँ था, क्या हो रहा था वहां पे, उनका रडार सिस्टम सब फेल। ये दिखा रहा है कि भारत का किस प्रकार से जो डोमिनेंस था जी उस इलाके में, वो पूरी तरह से 100% डोमिनेंस था। सर, हम अपनी अपनी जगह पर पहुंचते हैं। अब इस चर्चा को शुरू करते हैं। जो पूर्व CDS ने बात कही है कि ये हमला जो है वो इंटेंशनल नहीं था, वो अनइंटेंशनल था, जिसका एक हिस्सा अभी बहल साहब ने समझाया कि भाई फ्यूल खत्म हो सकता है, रेडार ने उसे टारगेट किया होगा और फिर वहां पर बाय मिस्टेक हमला हो गया। भारत की ये तैयारी नहीं थी। मैं कुछ 2 गेस्ट और हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर जनरल AK सिवाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट अंशु जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले तो मैं इसी मुद्दे पर आती हूं, जो पूर्व CDS का कहना है कि इंटेंशनल नहीं था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कांपने लगा। हाँ, देखो, इसमें कोई शक नहीं मीनाक्षी, इसके अंदर 2 बातें हैं। ये सच्चाई है कि लॉटरिंग अम्यूनिशन जिस प्रकार से समझाया भी जा रहा है उसका एक इंड्योरेंस टाइम होता है, और ये लॉटरिंग अम्यूनिशन छोड़े गए थे कि उनके रडार को डिटेक्ट करना था, और वो रडार डिटेक्ट
करने से पहले जब उसका इंड्योरेंस खत्म हो गया तो वो जाके हिट कर गया किराना हिल पे। वो डेलिब्रेट नहीं था, मगर क्योंकि वो हिट कर गया किराना हिल, जहां पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है पाकिस्तान की और अमेरिका भी इन्वॉल्व है। अभी हमें इस चीज को नहीं भूलना चाहिए कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उसमें काफी हद तक एक प्रकार से आपको दखल अंदाजी है अमेरिका की। और जब उस किराना हिल के अंदर, जिसको ब्लैक माउंटेन बोलते हैं, तो फिर अलार्म बजना स्टार्ट हुआ। पाकिस्तान भी घबराया और अमेरिका भी घबराया, सऊदी भी घबराए, क्योंकि उनको लगा कि भारत साइड टारगेट कर रहा है किराना हिल और उनको पता है यहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है। और यही नहीं, देखो आप 2-4 चीजें आपको क्लियर हो जाएगा कि जो 5-6 तारीख की रात को आपने पहले क्या किया, आपने इनका जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किया, इनके जो लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टरों को बर्बाद किया। फिर इन्होंने स्ट्राइक किया दोबारा। पाकिस्तान ने जब स्ट्राइक किया तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था, S-400 आकाश तीर, ZU-23M ट्विन बैरल L-70, उन्होंने वो सब नकारा कर दिए। जब रात 9-10 को हमने फ्रंटलाइन एयरफील्ड को दोबारा हिट किया, वो मुझे लगता है गेम चेंजर था, जिसके अंदर नूर खान भी था, सरगोदा भी था, रहीम यार खान भी था, बलोरी भी था, जकोबाबाद भी था, स्कार्दू था। उसके बाद पाकिस्तान घबरा गया और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से रिक्वेस्ट की। मगर यह सच्चाई है, किराना हिल में कभी भी भारत की इंटेलिजेंस नहीं थी। मगर यह भी सच है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम था पाकिस्तान को बिल्कुल फेल हो गया। वो हमारे किसी रडार, वो तो हमारे इन दो मेहमानों ने भी बताया। HQ-9 मैं एक और चीज, HQ-9 और HQ-15 जो चीन से इनको एयर डिफेंस सिस्टम मिले थे वो काम नहीं कर पाए। इनका जो PL-15 एयर टू एयर मिसाइल था वो अपने टारगेट पे नहीं पहुंच पाया। इनके जो एयरक्राफ्ट है वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को काट के अंदर नहीं आ पाए। तो ये आप पूरा गठजोड़ देखें कि ऐसा कैसे हो गया, 4 दिन के अंदर एक देश ने दूसरे देश को घुटनों पे ला दिया। बड़ा मुश्किल होता है। तो पाकिस्तान वो तो हमने करके दिखाया सर, और ये हमारे सेना की ताकत रही, हमारी एयरफोर्स की ताकत रही। मैं बेहल साहब आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले मैं अंशु जोशी जी को इसलिए इन्वॉल्व करना चाह रही हूं। आज सवाल ये उठ रहा है कि ठीक है, ये हमारी इंटेंशन नहीं थी, बट ये हो गया, हुआ तो पाकिस्तान तकलीफ में भी आ गया, ये बात भी ठीक है। लेकिन जो बात पूर्व CTS साहब आज कह रहे हैं, जब हम पाकिस्तान की पोल पूरी दुनिया के सामने खोल रहे थे, तब ये बातें क्यों नहीं कही गई? मीनाक्षी, स्ट्रेटेजिक साइलेंस का बड़ा महत्व होता है कूटनीति की दुनिया में, और वैश्विक राजनीति, ये तमाम जो कूटनीतिक स्ट्रेटजीज हैं इनसे चलती हैं, और इनके माध्यम से युद्ध बिगाड़े भी जा सकते हैं, बनाए भी जा सकते हैं, जीते भी जा सकते हैं, हारे भी जा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब इस प्रकार के भारत पर इल्जाम लगे थे कि भाई हमारे ड्रोन ने डेलिबरेटली अटैक किया, ये जो पूरी काली पहाड़ी के नाम से हम जिसको जानते हैं, पाकिस्तान का किराना हिल्स एरिया है, और इसको यदि हम देखें तो पाकिस्तान के पास अंडरग्राउंड टेस्टिंग फील्ड्स नहीं रहे हैं, इसीलिए अपनी न्यूक्लियर टेस्ट्स के लिए इसने यहाँ पर जो अंडरग्राउंड सुरंगें हैं उनका इस्तेमाल किया। तो ये समझने की बात है कि यदि कोई ड्रोन यहाँ पर गिरता है, वो लो ऑन फ्यूल था, आज हम इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं, उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। IAEA की भी रिपोर्ट आई थी पहले कि हालांकि हमारा ड्रोन यहाँ गिरा, लेकिन किसी प्रकार का कोई रेडिएशन या कोई लीकेज जो है वो यहाँ से नहीं निकल के आया था। तो भारत जिस बात को कर रहा है कि कोई डेलिबरेट अटैक अपने ड्रोन या किसी अन्य इक्विपमेंट से पाकिस्तान की इस न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमने नहीं कराया, इसकी अभी की टाइमिंग भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि हम ये भी देखें मीनाक्षी कि अभी लगातार जिस तरह से पाकिस्तान बहुत असर्टिव होकर और अग्रेसिव होकर के एक भारत के अगेंस्ट द्विपक्षीय स्तर पर ही नहीं, बहुपक्षीय स्तर पर भी मुहिम चला रहा है, अलग अलग देशों के साथ वो डिफेंस पैक्ट्स कर रहा है, तो उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, उसकी अपनी एक न्यूसेंस वैल्यू है। तो आज जो ये स्पष्टीकरण आया है, इसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं इसमें एक और बिंदु जोड़ दूं कि अभी हाल फिलहाल तो स्थिति ये है कि पाकिस्तान के जो शुगर मिल्स एसोसिएशन के लोग हैं, वो पाकिस्तान की सरकार को, भारत की सरकार को रिक्वेस्ट करने के लिए कह रहे हैं कि भाई हमारी जो शुगर है उसको भारत को आप बेचने दीजिए, भारत की सरकार अलाउ कर दे। तो वहां स्थिति तो यदि हम देखें तो इस प्रकार की बनी हुई है। लेकिन जब हम स्ट्रेटेजिकली देखते हैं, जब हम आकर के ऑन ग्राउंड देखते हैं या बॉर्डर सिक्योरिटी पे जब हम जाते हैं, तो तनातनी की स्थिति तो हमें पता है कि वो लगातार बनी रहनी है। इसलिए जो हमारे भारत के CDS का ये वक्तव्य आया है, इसकी टाइमिंग अपनी आसपास की स्थितियों को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। मीनाक्षी, आप ये कह रहे हैं कि सही टाइमिंग पर सही बात आई है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान बहुत ज्यादा असर्टिव हो रहा है, वो अलग अलग कारणों की वजह से है। लेकिन जब हम किराना हिल्स की बात करते हैं और जब मैं इसे समझने की कोशिश करती हूँ बेहल सर, तो ये अंदर से खोखली की हुई पहाड़ी इसलिए तैयार की गई जिससे कि अमेरिकी सैटेलाइट के भी पकड़ में
ये हिस्सा ना आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये लेकिन अब जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान बहुत बेचैन हो गया है। अब किराना हिल्स पर जब ये सीटीएस का बयान, पूर्व सीटीएस का बयान आता है, तो क्या पाकिस्तान की चिंता और ज्यादा बढ़ती है कि जब इरादा नहीं था तब ये हो गया, इरादा होगा तो फिर न जाने क्या होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इरादा नहीं था तब ये हो गया। और कैसे हुआ? वो जो हेरोप ड्रोन गिरा वो तो उसका वॉरहेड सिर्फ 23 केजी का है। सोचिए उसने सिर्फ पॉकमार्क किया था वहां पे और धुआं उठा था। अगर हमने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल या फिर हमने इस्तेमाल किया होता ब्रह्मोस को, तो सोचिए कितने डीप अंदर जाके वो एक्सप्लोड करता हो। आज भारत के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो अग्नि 5 का एक वर्जन है जो वर्जन डीप पेनिट्रेशन करता है, 200 मीटर तक जा सकता है। और ये पूरी किराना हिल्स जो है वो टोटल ही 600 से 1500 फुट तक की है, 1050 फुट तक की है। इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी अपना लेटेस्ट वेपन सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर तबाही मचा सकते हैं। लेकिन हमने रेड लाइन क्रॉस नहीं की। और यही मैसेज और ये जो नैरेटिव पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा था, गलत नैरेटिव, उस नैरेटिव को ठीक कर रहे थे एक्स सीडीएस अनिल चौहान साहब। उन्होंने यही क्लियरली बताया है कि हमारे पास क्षमता है, ऑप सिंदूर जारी है, लेकिन हम अगर आप हमारे साथ बढ़ेंगे, ठीक है, अगर आप हमारे के अगेंस्ट कोई भी ऐसी हरकत करते हैं तो हम उसका जवाब बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं। ये जब हम किराना हिल्स को भी मेजर जनरल सोई पढ़ रही हूं मैं उसके बारे में कि 1980 से पाकिस्तान की सेना ने इसे डेवलप करना शुरू किया और डीप पेनिट्रेशन करना शुरू किया। 150 फीट गहरे तक इन्होंने ड्रिलिंग करनी शुरू की। 46 टनलें उन्होंने यहां पर बनाने की कोशिश की। इसका मतलब यह है कि देखने में तो ऊपर से ये पहाड़ी लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया। ऊपर से वो कोई बदलाव नहीं चाह रहे थे, लेकिन अंदर से उन्होंने मिसाइल की, न्यूक्लियर वेपन की पूरी एक दुनिया बसा ली। हमारे पास जो रिपोर्ट्स आती हैं सर, आप उस पर ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। पाकिस्तान के पास कौन कौन से ऐसे हथियार हैं जिनका सेफ हाउस ये किराना हिल्स है? नहीं, बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि जैसा कि सुरक्षा के एक तरीका यह है कि इस प्रकार से हमने देखा अफगानिस्तान में, आज हम देखते हैं हमास, आज हम देखते हैं ईरान, जहां पर कि पहाड़ियों के अंदर गहरी टनल बनाकर किस प्रकार से मिसाइल और हथियारों को सुरक्षित रखा गया है। और ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है दुश्मन के लिए, और ये चैलेंज हमारे लिए भी रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से आज हमारे पास ताकत है, जिस प्रकार से हमारी इंटेलिजेंस है, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली जो उनका स्टोरेज रहा है वो है उनका न्यूक्लियर की तैयारी करना, न्यूक्लियर का हथियार, यूरेनियम, और कहीं ना कहीं उनके मिसाइल्स सिस्टम वहाँ पे अंदर होंगे, जो कि चांसेस इन टनल्स के अंदर हैं, क्योंकि उन्हीं को सुरक्षित रखना चाहते हैं। लेकिन जो भारत के पास, दो बातें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जैसा कि एयर कॉमोडोर ने बताया था कि भारत ने ये बता दिया है कि चाहे आप सबसे सुरक्षित जगह पर भी हम हमला करने में सक्षम हैं। दूसरी बात, एक नैरेटिव जो पाकिस्तान बना रहा था, एक भारत ने आज इस बयान से जाहिर होता है कि आज भारत एक जिम्मेदार देश है। शुरू से हम एक डेमोक्रेसी है, जिम्मेदार है, हम किसी के ऊपर फालतू हमला नहीं करते। जब पहलगाम हुआ तब हमने बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा किस प्रकार से हम उनको घुटनों पे ले आए कुछ ही घंटों में। और ये घुटनों पे ले आए जब जिस प्रकार से सरगोदा के ऊपर हमारे लॉइटरिंग अम्यूनिशन घूम रहा था, क्या कर पा रहा था पाकिस्तान, क्योंकि उसके पहले हम उनके रडार, एयर डिफेंस सिस्टम तकरीबन न्यूट्रलाइज या जैम हो चुके थे, खत्म हो चुके थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे वो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये भारत की सफलता दिखाता है, पाकिस्तान के डिफेंस की असफलता दिखाता है, पाकिस्तान के नैरेटिव को खत्म करता है, किस प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पे वो दिखा रहा है। टाइमिंग सर ना, हम बात तो टाइमिंग की ही कर रहे हैं। और मेरा इसलिए प्रश्न अंशु जी से भी ये था, आज सौरभ भारद्वाज एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी ये जब सवाल पूछते हैं तो वही यही पूछते हैं, फिवाज सर व्हाई दिस टाइमिंग? आज अगर ये वाकई में सेना का ऑब्जेक्टिव था तो पहले बता दे, ऑब्जेक्टिव नहीं था तो भी बता सकती थी। हाँ बिल्कुल, देखो ये मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अब बोला गया है उसकी वजह यही हो सकती है कि बार बार जो पाकिस्तान मिलिट्री डिफेंस साइन कर रहा है, किसी तरीके से उसने मक्का डिफेंस पैक्ट साइन किया है अभी सऊदी के साथ, तुर्की के साथ, कहीं ना कहीं हाँ उसके साथ बांग्लादेश भी सोच रहा आने की, इजिप्ट की भी बात हो रही है। तो ये बढ़ता जा सकता है। और उसकी आप एक रूपरेखा देखें कि क्या है इसके इंपॉर्टेंस।
सऊदी जैसा जिसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं, ईरान जिसके पास इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर हथियार देश, और इसीलिए ये इस मक्का डिफेंस पैक्ट में, और कहीं ना कहीं ऐसा भी सुनने में ईरान को भी इन्होंने इनविटेशन दी। तो कहीं हमें ऐसा जरूरी है कि पाकिस्तान का जो बबल है उसको बस्ट किया जाए कि पाकिस्तान की काबिलियत और क्षमता इतनी नहीं है जितनी इसने प्रोपेगेंडा करके दिखाया है ऑपरेशन सिंदूर में। उनका खुद का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो बिल्कुल गार्डेड नहीं था, उसको भारत चाहता तो बर्बाद कर सकता था, पर भारत ने जो किया है किराना हिल में वो साफ सुथरे शब्दों में बता दिया इनडायरेक्टली, वो एक डेलिब्रेट एक्ट नहीं था, एक लॉटरिंग अम्यूनिशन था जो कि अपना इंडोरेंस खत्म करने के बाद गिरा है। मगर हिंट क्या है कि हमारे पास इतनी काबिलियत और क्षमता है कि हम जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी अंडरग्राउंड भी है उनको टारगेट कर सकते हैं। और इस जो सरगोदा के अंदर क्या क्या न्यूक्लियर हथियार हैं, इसके अंदर न्यूक्लियर प्लास्टिक मिसाइल का भंडार है इन्होंने जो रखे हुए हैं, क्योंकि सरगोदा से ही उड़ाई जाती है। तो ये सच्चाई है कि हमने दिखा दिया पूरे वर्ल्ड को, ये पाकिस्तान जो दिखा रहा है कि वो एक मिलिट्री न्यूक्लियर पावर है, उसके न्यूक्लियर हथियार प्रोटेक्टेड भी नहीं है, भारत जब चाहे उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। और एक प्रकार से भारत ने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो मक्का डिफेंस पैक्ट के अंदर ये जितने देश ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान की इतनी मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं है। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं बार बार, 4 दिन में एक देश को घुटनों पे आना बड़ा आसान नहीं होता। और 10-11 तारीख की रात को जब हमने अपने इनके लीडिंग एयरफील्ड को बर्बाद किया था, उस समय इनका एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका था। हमारे एयरक्राफ्ट वो तो सर पूरी दुनिया ने देखा, तभी हाथ जोड़कर डोनाल्ड ट्रंप के पास रेंगते हुए पहुंचे थे आसिम मुनीर कि हमें बचा लो, शहबाज शरीफ पहुंचे थे हमें बचा लो। खैर एक बात इसमें ऐड करना चाहते थे। एक लाइन सिर्फ मैं कहना चाहूंगा, देखिए सरगोदा 10 किलोमीटर दूर है, अगर उसके ऊपर दुनिया भर के लॉइटरिंग एम्यूनिशन घूम रहे थे और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा था, तो 10 किलोमीटर क्या है, कुछ भी नहीं है, हवाई डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। 1 मिनट में वहां पे किराना हिल किया जा सकता है, यानी कि किराना हिल हम चाहते तो उड़ा सकते थे, लेकिन एक जिम्मेदार देश होने के नाते नहीं किया हमने। मैं वही फैक्ट अभी पढ़ रही थी, 12 मई 2025 को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अंशु जी, तब डीजी एयर ऑपरेशन से मार्शल ए.के. भारती से यही सवाल पूछा गया था, और तब उन्होंने जो कहा था, मैं उसे कोट अनकोट पढ़ देती हूँ हमारे दर्शकों के सामने। शुक्रिया, आपने हमें बताया कि किराना हिल्स में कोई न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है। आप सभी को ध्यान होगा ये बयान आया था, हमें इसकी जानकारी नहीं थी, हमने किराना हिल्स को निशाना नहीं बनाया, वो हमारे टारगेट लिस्ट में था नहीं। और बाद में जब इस पर भी रिसाव हुआ या नहीं हुआ, इसमें IAEA ने भी इसमें चेक किया कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इसकी पुष्टि की कि पाकिस्तान से किसी भी परमाणु संयंत्र से कोई भी रिसाव नहीं हुआ है। तो इतना तो तय है कि जो उस वक्त हमारे तरफ से बयान जारी किया गया था एयरफोर्स की तरफ से, उसी की पुष्टि करता हुआ ये पूर्व CGF का बयान है। प्रोफेसर साहब निश्चित तौर पर मीनाक्षी, आपने जो स्टेटमेंट पढ़ा, ये IAEA की रिपोर्ट को मैंने भी अपने वक्तव्य में रखा था। सो ये एक अपने आप में क्लैरिफिकेशन था। दूसरा, भारत को सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नो फर्स्ट यूज ऑफ आवर न्यूक्लियर वेपन्स और किसी दूसरे देश पर जाकर के फर्स्ट अटैक करना हमारी विदेश नीति का भाग नहीं है। हम किसी भी देश पर जाकर के हमला नहीं करते हैं। जब पहलगाम हुआ तब हमने ऑपरेशन सिंदूर, जो कि बहुत ही प्रिसाइज हमारा मिलिट्री ऑपरेशन था, जो पाकिस्तान के सिर्फ टेररिस्ट जो कैंप्स थे उन पर टारगेटेड था, वो हमने किया। और आप सोचो, किराना हिल्स जैसी न्यूक्लियर साइट पर अगर हमला करना होता तो क्या भारत एक ड्रोन के जरिए हमला करता? तब हमारे पास इतने मैच्योर पूरे हमारे पास मिसाइल सिस्टम्स हैं जिनके जरिए हम हमला कर सकते थे, क्योंकि ये ना डीपली अंदर पेनिट्रेटेड सुरंगों में, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकी फैसिलिटीज है। इसी प्रकार की फैसिलिटीज देखो ईरान में भी है, वहां पर क्लस्टर बॉम्ब्स की जरूरत पड़ी थी अमेरिका को मीनाक्षी। अब इसके ना कूटनीतिक मायने हैं। ये इस तमाम ये सब कुछ हुआ ना, इसको अब इस्लामिक वर्ल्ड में ले जा करके पाकिस्तान एक इस्लामिक नाटो क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि अभी वो वीकेस्ट स्टेट में है, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और स्ट्रेटेजिकली भी। अमेरिका ने भी उससे हाथ झटक दिया है, ईरान ने भी कहीं ना कहीं किनारा कर लिया है, वो मध्यस्थता वाली बात भी खत्म हो गई है। तो अब जो डिफेंस पैक्ट्स के जरिए ये तमाम इस्लामिक देशों को साथ लाने का प्रयास कर, और वहां पर फिर वो भारत को विलेन बना करके प्रस्तुत करता है कि हमको एक कलेक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म इसलिए बनाना है क्योंकि भारत जैसा देश मेरी न्यूक्लियर साइट पर ऐसे हमले करता है, जो हमने किया नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा कि टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये डिफेंस पैक्ट्स जो पाकिस्तान कर रहा है ना, ये भी अपने आप में शैम है। देखो, सऊदी के साथ पैक्ट किया,
जब सऊदी पे ईरान ने अटैक किया तो पाकिस्तान नहीं गया कुछ करने, और जब पाकिस्तान पे अफगानिस्तान ने अटैक किया तो सऊदी नहीं आया कुछ करने। तो अब जो ये तुर्की, सऊदी, पाकिस्तान मिलके कर रहे हैं, इनमें सिर्फ अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं इनके। तो कलेक्टिवली जब कलेक्टिव सिक्योरिटी की बारी आएगी ना, तब आप देखिएगा ये पैक धड़ाम से गिरेगा। तो बस यही कारण है, ये कूटनीतिक कारण है, स्ट्रेटेजिक कारण है, जिसके कारण पाकिस्तान ये सब कर रहा है। और ये जो हमारी तरफ से वक्तव्य आया है, इसकी टाइमिंग अब की हम देख रहे हैं। ये बहल साहब, आप जो बात अभी प्रोफेसर अंशु भी कह रही हैं या AK सिवाज जी ने भी कही कि एकदम परफेक्ट टाइमिंग है, ये बात हम जान रहे हैं मक्का पैक्ट की बात, ये अभी सिवाज सर भी बोल रहे थे, प्रोफेसर अंशु जी भी बोल रही थी। उसके अलावा ईरान के साथ आप वैसे अब मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका अलग तरीके की वॉर लड़ रहा है। पाकिस्तान क्या इस वक्त ऐसे मुहाने पर आ गया है जिसे इस्लामिक देशों के संरक्षण की आवश्यकता है और उसके लिए उसे भारत को विलन बनाना है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भी, और अंशुल जी भी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं यहाँ पे एक दो चीजें और जोड़ना चाहता हूं। सबसे पहले चीज जोड़ना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले ही डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट पास हुआ था। उसमें क्या हुआ, पहले तो वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बन गए थे, माफ कीजिएगा, आजीवन फील्ड मार्शल बन गए थे। अब वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स भी बन गए हैं। इसका मतलब है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सारी उनके कंट्रोल में है, न्यूक्लियर वेपन्स उनके कंट्रोल में है। यहां तक कि जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में चेयरमैन, चीफ्स ऑफ जॉइंट स्टाफ कमिटी के जो चेयरमैन थे, उनकी पोजीशन को रद्द कर दिया गया है और एक मेजर आमिर राजा हैं, उनको बनाया गया है इस समय नेशनल कमांड अथॉरिटी की जगह नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के हेड की तरीके से। सो कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा पाकिस्तान की बागडोर अपने साथ लेना चाहते हैं। ये एक फैक्ट हमको जरूर ध्यान में रखना है। और दूसरा फैक्ट जो मक्का की आप बात कर रहे थे, और मक्का के साथ साथ जो इन्विटेशन गया है ईरान को, इजिप्ट को और बांग्लादेश को, हमारे लिए बांग्लादेश का उसमें जाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो ना जा सके। और ये कहीं ना कहीं एक सिग्नल जो आज दिया गया है कि हम उनके, जिनके दम पे आप कह रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश अभी विचार कर रहा है कि वो क्या ये इस्लामिक नाटो को ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, उस समय भारत का ये सिग्नल देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में कहीं ना कहीं बैकडोर पे भी डिप्लोमेसी के अंदर हमने जरूर बांग्लादेश को मैसेज दिया होगा कि आपको ये ज्वाइन नहीं कर सकते, ये भारत के हित में नहीं है, अगर आप गुड नेबरली रिलेशंस रखना चाहते हैं तो। सोई सर, आपको क्या लगता है कि ये मैसेज भारत केवल एक पूर्व CDS के बयान के साथ साथ कितने देशों तक ये मैसेज पहुंच रहा है? पाकिस्तान को तो हम जान ही रहे, किराना हिल्स उन्हीं के पास है, लेकिन क्या ये बांग्लादेश के लिए भी, क्या ये उन इस्लामिक देशों के लिए भी है जो पाकिस्तान को संरक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं, या अमेरिका के लिए भी है? नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि एक तो बात निश्चित है, जैसे भी हमारा बाकी स्पीकर्स ने भी कहा, मैंने भी कहा, कि भारत ने यह दिखा दिया था कि भारत की ताकत क्या है। 4 दिनों में पाकिस्तान को घुटनों पे ले आना, साथ साथ में सरगोदा के ऊपर उड़ सकते हैं, तो न्यूक्लियर साइट्स उनकी सुरक्षित हैं, जो सबसे ज़्यादा सुरक्षित होनी। दूसरी बात यह है कि ये जो बयान आया है, ये भी इस चीज़ को जाहिर करता है, इनडायरेक्टली ये बयान दिया गया कि हमारी ताकत क्या है। तीसरी बात यह है कि इस समय जो मक्का जो अकॉर्ड है, मेरे हिसाब से जमावड़ा है, गठबंधन नहीं कह सकते इसको। क्या ये नेटो के जैसे वो खड़े होंगे साथ में? क्या वहाँ पे आर्टिकल 5 एक्टिवेट होगा जिस प्रकार से नेटो में होता है? कुछ नहीं है ऐसा। जैसा कि अभी बताया था कि भाई जब अफगानिस्तान की लड़ाई तो कहाँ था सऊदी अरेबिया, ईरान के साथ तो कहाँ था पाकिस्तान, आज भी जो अटैक हो रहे हैं हुती के द्वारा अटैक हो रहे हैं, कहाँ पाकिस्तान बैठा? ये खाली बातें हैं, जमीन पर कुछ नहीं। लेकिन एक बात निश्चित है कि भारत को इसका संज्ञान लेना चाहिए, ले रहे हैं, भारत की सरकार और सेना ले रही है। और बांग्लादेश को भी ये पता चलना चाहिए कि ये गलत कंपनी में जा रहा है। आज जो उस कंपनी में गया वहाँ वो बर्बाद हो गया है, ये बात निश्चित है। और ये बांग्लादेश इस समय में नहीं समझ रहा, लेकिन भारत एक लॉन्ग टर्म तरीके से सोच रहा है। और डेफिनेटली नहीं, वो लॉन्ग टर्म तरीका क्या है? आप जब कह रहे हैं कि भारत लॉन्ग टर्म तरीके से सोच रहा है, वो अप्रोच क्या है? नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि चाहे वो इकोनॉमिक अप्रोच हो, चाहे डिप्लोमेटिक हो, चाहे सैनिक अप्रोच हो, तीनों ही एंगल भारत चला रहा है। और बांग्लादेश को ऊपर उसको पता है
कि बिना भारत के भी उनका सर्वाइवल नहीं हो सकता है, चाहे वो उनका इकोनॉमी, चाइना कहाँ से हजारों मील दूर बैठा है, उनका कहने के व्यापार है, कहने के उनका जो लिंकेजेस हैं वो भारत के साथ ही अल्टीमेटली जुड़े हुए, वो और सस्टेन नहीं कर सकता। पाकिस्तान से बाय एयर या बाय सी आके वहाँ से कनेक्शन होगा, कितना कनेक्शन करेगा? अगर जरूरत पड़ी, आज हमने चिकन नेक को सिक्योर कर लिया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पूरा सिक्योर हो गया, साथ साथ में जो ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है, जरूरत पड़ी तो भारत के अंदर क्षमता है कि त्रिपुरा से जाके उनको एक रिएक्टिव मोड में हम लाने में सक्षम है, ये बात निश्चित है। तो आपने चूंकि चीन की बात की, इसलिए फिर मैं इसमें अब चीन को भी डिस्कशन में लेकर आती हूँ। और अभी हमने 2 तस्वीरें देखी है, एक हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनकी रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात होना, एक वो तस्वीर वो थी, और दूसरी तस्वीर वो जो अजीत डोवल की शी जिनपिंग से मुलाकात हो रही है, उनका चाइना जाना। तो भारत ये जान रहा है कि डिप्लोमेटिक लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर who are friends and who are foes। और डिप्लोमेसी में तो आप ही लोगों से हम हमेशा ये लगातार चर्चा में सुनते आए हैं कि हमेशा के लिए कोई भी दोस्त और हमेशा के लिए कोई भी दुश्मन नहीं होता, परिस्थितियां होती हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत की अप्रोच क्या है? पाकिस्तान के तो हम परमानेंट एनिमी हैं ही, बट चाइना, रशिया, अमेरिका, उनके साथ हमारे तारतम्य कैसे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो मीनाक्षी, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स इन इंटरनेशनल रिलेशन। परमानेंट इज योर नेशनल इंटरेस्ट, और ये सच्चाई है। आज आपका नेशनल इंटरेस्ट बोलता है, जिस प्रकार से अमेरिका आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, अभी ब्रिक्स समिट होने वाली है, हम ये चाहेंगे कि ब्रिक्स समिट जो है वो सक्सेसफुल हो। और इसलिए अगर आप देखें, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो हैं वो डायरेक्टली गए हुए हैं रूस के अंदर, वो जाके पुतिन से मिले, पुतिन भारत में आए। इसी प्रकार से जो NSA गए हैं वो चीन में गए हैं, और वो सी जिनपिंग भी आए। तो मुझे लगता है ये गठबंधन जो एशिया की तरफ बढ़ता हो जा रहा है, क्योंकि अब ज्यादा आप देखें यूरोप में, अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा आप इकोनॉमिक जो है कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रही, और हमें चाहिए इकोनॉमिक पार्टनर। और क्योंकि रूस की तरफ अगर आप देखें, हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है कि अमेरिका ने अब जो एक्ट पास किया है कि जो भी ईरान से या रूस से ऑयल खरीदेगा उसके ऊपर सैंक्शन लगाई जाएगी। हम 52% अपना ऑयल अभी भी रूस से ले रहे हैं। अभी उसने बोला फर्टिलाइजर भी आपको हम देंगे, SU-57 की बात हो रही है। तो रूस तो हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, इसमें तो कोई शक नहीं, उसके साथ रिलेशन तो बढ़ाने। हाँ, जब चीन की बात आती सोच समझ के चलना है, क्योंकि चीन पे पूरा भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। मगर यह भी सच्चाई है कि सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आज की तारीख में चीन होगा। $151 बिलियन का ट्रेड है। पर दुख की बात यह है कि ये जो ट्रेड है वो पूरा का पूरा झुकाव जो है वो चीन की तरफ है। वो 131 बिलियन डॉलर चीन करता है, और हम मात्र करीब 19 बिलियन डॉलर करते हैं। तो हमें बदलना, क्योंकि इंडिया प्रोवाइड ह्यूज मार्केट। चीन एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, उसके पास सरप्लस है, वो भेजता है। मगर हमें अपना इंटरेस्ट देखना। आज इंटरेस्ट बोलता है कि एक ब्रिक्स समिट जो हो रही है सक्सेसफुल हो, हमारे रिलेशनशिप बढ़े रूस से भी, चीन से भी। रूस तो एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड है, चीन के साथ देख के सोच समझ के चलना है। अभी लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे काफी शांति है और हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। अगर आपको रूस के साथ और जो है वो रिलेशन बढ़ते जाएंगे, जो चीन के साथ अगर आपको अच्छे रिलेशन करने हैं तो बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। अगर आप स्ट्रांग हैं तो चीन आपसे आंखों में आंखें डाल के बात करेगा, तो आपको रिस्पेक्ट देगा। अगर आप वीक हैं तो चीन आपको दबा लेगा। चीन पे आप ये नहीं कह सकते अभी हमारे रिलेशन अच्छे हैं, हमारे इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ने चाहिए। हमें सोच समझ के चलना। जब बांग्लादेश की बात हो रही है, अभी 2-3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश में फुटप्रिंट चीन के बहुत बढ़ते जा रहे हैं। चीन के J-17C की भी खरीदने कह रहा है, वो वहां टैंक भी ले रहा है। और पाकिस्तान जो ISI है वो बहुत ज्यादा वहां पर फुटप्रिंट्स बढ़ा रहा है। वो रोहिंग्यास को भी रेडिकलाइज करके भारत की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है। तो बांग्लादेश भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसको हमें किस तरीके से हैंडल करना है, ये हमारी कूटनीति की एक बहुत टाइम टेस्टेड टेस्ट होगा। और सच्चाई है कि आपने अभी जो परिस्थितियां बताई, बांग्लादेश की, चीन की, पाकिस्तान के मद्देनजर, इन तीनों ही परिस्थितियों में अब मैं जब CDS के इस बयान को रखकर देखती हूं तो ऐसा लगता है वेरी राइट टाइमिंगली ये बयान आया है। वो बांग्लादेश को भी बता रहा है कि जो न्यूक्लियर हथियार से संपन्न देश है, जिसके किराना हिल पर हमने टारगेट करने की कोशिश भी नहीं की, वहां पर हमारा हेड ऑफ ड्रोन अगर पहुंच के
अगर ब्लास्ट हो जा रहा है किन्हीं भी कारणों की वजह से, तब तो अगर टारगेट करना चाहेंगे तो फिर क्या कुछ और टारगेट नहीं हो सकता? प्रोफेसर अंशु जोशी। बिल्कुल मीनाक्षी, बिल्कुल यही बात मैं भी कहना चाह रही हूँ कि ये तो एक ड्रोन था, एक्सीडेंटली वहां पर गिरा। यदि किराना हिल्स जैसी साइट को अटैक करना होगा तो भारत आज केपेबल है अपने खुद के होम ग्रोन जो हमारे पास मिसाइल पूरे मैकेनिज्म्स हैं, जिसके माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर में हमारी वीर सेना ने पाकिस्तान के सारे जो टेररिस्ट कैंप्स थे इनको उखाड़ फेंका था और अपना एक रुतबा बताया था, जलवा बताया था, चमक धमक पूरी दुनिया ने देखी। सो मच सो कि आज आसियान के कई नेशंस, ईस्ट एशिया के देश, यूरोप के देश हमसे हमारे जो बनाए हुए डिफेंस इक्विपमेंट है उनको खरीदार हो गए हैं, खरीद रहे हैं। हम जो पहले डिफेंस के एक नेट इंपोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, अब हम अपने इक्विपमेंट को, टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये समझने की बात है, ये हमारे आसपास के नेबरहुड को संदेश भी है कि यदि हम फर्स्ट नेबरहुड पॉलिसी के साथ चलते हैं और आपकी समय आने पर, कोई आपदा विपदा आने पर सहायता करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हम पर हमला करेंगे या हमारी सुरक्षा पर प्रहार करेंगे तो हम अपनी रक्षा करना नहीं जानते। अपने आसपास के देशों को देखोगी मीनाक्षी, तो वही बांग्लादेश, नेपाल तो कम से कम चीन के चंगुल से अभी थोड़ा बहुत मुझे मुक्त नजर आ रहा है। श्रीलंका को देखो, पाकिस्तान की स्थिति तो हम सभी जानते हैं, और चीन हर जगह पैर पसार के बैठने का प्रयास करता है। लेकिन चीन की अभी भी जो आंतरिक आर्थिक चुनौतियां हैं उसके चलते देखो, अभी जो हमारा सिक्किम का नाथुला दर्रा है वहां से भारत ने एक सीमित व्यापार की शुरुआत की है। अनुमति भारत सरकार ने दी है, प्रपोजल चीन की गवर्नमेंट लेके आई थी। इट वॉज नॉट द अदर वे राउंड। तो एक सीमित जो है व्यापार दोनों देशों के बीच फिर से शुरू हुआ है, जो स्टॉल हो गया था। और आप देखो कैलाश मानसरोवर की भी यात्रा शुरू हुई है। तो ये चीन की तरफ से ये संकेत है कि भारत के साथ संवाद की खिड़कियां खुली रखना चाहता है। क्योंकि जब अमेरिका की ओर हम दृष्टिपात करते हैं, अमेरिका ने अभी भारत की 4 फर्म्स को सैंक्शन किया है ईरान से तेल, गैस और उससे संबंधित प्रोडक्ट्स लेने के लिए। तो क्षेत्रीय सुरक्षा की बात जब आएगी, क्षेत्रीय पॉलिटिक्स की जब बात आएगी, आप देखना चीन और भारत कहीं ना कहीं पैरेलली साथ खड़े नजर आएंगे। पीछे रशिया भी नजर आएगा, वो ब्लॉक नजर आएगा। और ग्लोबल लेवल पर जब ग्लोबल सिक्योरिटी और ऑर्डर की बात नजर आएगी, तब हमको ये तमाम जो मल्टीलेटरल फोरम्स हैं, चाहे फिर वो G20 का फोरम हो जिसमें हम अमेरिका या यूरोप के देशों का दबदबा देखते हैं, या आप ब्रिक्स का फोरम देख लीजिए जिसमें ग्लोबल साउथ के देशों का दबदबा देखते हैं, वहां सब जगह भारत जो है आज प्रणेता की भूमिका में है। और भारत जिस तरफ बैठता है वो पलड़ा मुझे भारी होता हुआ नजर आता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं कि भारत एक ग्लोबल पावर बन चुका है। ये मत कहिए कि ग्लोबल पावर बनने वाला है या कैसे बनेगा। अरे तो ये बात ठीक है, ग्लोबल पावर है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये तो हम गाते ही हैं। लेकिन अभी जहां से प्रोफेसर अंशु जी ने अपनी बात शुरू की थी बहल सर, कि एक्सीडेंटल, जैसे एक वो विज्ञापन था ना, दाग अच्छे होते हैं, मुझे तो लग रहा है कुछ एक्सीडेंट भी अच्छे होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कुछ एक्सीडेंट भी अच्छे होते हैं। और एक्सीडेंट ने ये तो क्लियरली दिखा दिया कि चाहे हम अनइंटेंशनल था या डेलिब्रेट था, जो भी कहें, लेकिन हमारी रीच है, हमारी कैपेबिलिटी है, हम इंपैक्ट कर सकते हैं। और इतना भारी इंपैक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर कि उनका कोई भी एक ऐसा कोना नहीं है 4000 किलोमीटर तक जो कि सेफ हो भारत के अटैक से। इसमें मैं एक चीज आपको और ऐड करना चाहता हूं, जो हम इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे। अभी मैं अमेरिका में था 2 दिन पहले, और न्यूयॉर्क से लेके मैंने मिशिगन, ओहायो, काफी जगहों पे गया हूं। भारतीय कम्युनिटी, अमेरिकन और खासकर जो इमिग्रेंट कम्युनिटी है उनके साथ काफी बातचीत की। और सभी जगह इस समय बहुत बड़ा रोष है ट्रंप के खिलाफ, बहुत बड़ा रोष है। उनकी अप्रूवल रेटिंग ऑफिशियली 33% है, लेकिन एक्चुअली बहुत भारी अप्रूवल रेटिंग में गिरावट आ चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लियर है कि रिपब्लिकन पार्टी अगर यही चलता रहा तो बहुत बुरी हार को फेस कर सकती है कांग्रेस में और सेनेट के अंदर भी। दूसरी चीज आ जाती है कि भारतीयों के साथ उनका क्या इंप्रेशन है। भारत के साथ उनका इंप्रेशन बहुत ही अच्छा है कि अपनी जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में हम किसी के कमरे में जाके, किसी के घर में जाके हम कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते, कोई गलत काम नहीं करते। यह पॉलिसी सभी को बहुत पसंद आती है कि अगर हम जाते हैं अपने हितों के बारे में देखते हैं, हमें यह लेना देना नहीं है कि उस देश की ग्रोथ कम हो। हम कहते हैं हमारे साथ मिलके आगे बढ़ो, कदम से कदम मिला के आगे बढ़ो। क्विक कमेंट सर। नहीं, बिल्कुल ये बात सही। इस समय में जो भारत की पॉलिसी है बिल्कुल मैं एंडोर्स करता हूँ, मल्टी अलाइनमेंट वाली पॉलिसी है। आज जो ब्रिक्स हो रहा है हमारे 11-12 सितंबर को भारत में, एक बहुत बड़ा चीन, रशिया, ईरान, यूएई, यानी कि अमीर ताकतवर देश
मिडिल लेवल, अफ्रीका से देश, ये सब आ रहे हैं। दूसरी तरफ G7 के साथ भी है, G20 के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी जुड़े हुए हैं, यूरोप के साथ भी जुड़े हुए हैं, रशिया के साथ भी जुड़े हुए हैं, चाइना के साथ भी जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि चाहे अगर हमारा एक दरवाज़ा बंद होता है, अगर कहीं एक टैरिफ लगते हैं, तो हमारे 4 दरवाजे तैयार हैं हमारे खुलने के लिए। साथ साथ में दूसरी बात यह है कि आज भारत छोटे से छोटे देश के साथ संबंध बना रहा है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ हम बड़ी ताकतों की तरफ है। अभी मैं पिछले हफ्ते लैटविया गया था, वहाँ पे आज हमारी पिछले साल एम्बेसी खुली है, यानी जो बाल्टिक कंट्री छोटे छोटे 19 लाख से कम आबादी है, वहाँ हमारी एम्बेसी खुल गई है। वहाँ पे साथ साथ में जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भारत की एम्बेसीज खुल रही हैं। एक आउटरीच कर रहा है भारत। ये बात ठीक है। जिस सवाल के साथ हमने चर्चा की शुरुआत की कि क्या भारत ने इंटेंशनली किराना हिल्स पर अटैक किया, जवाब है नहीं किया। दूसरा सवाल कि क्या भारत अगर ये चाहेगा तो वो अटैक कर सकता है, इसका जवाब जरूर है हाँ। जब चाहेगा, जहां चाहेगा, घर में घुसकर जरूरत के मुताबिक अटैक करेगा और नुकसान भी पहुंचाएगा। इसलिए सोच समझकर भारत से लेना है पंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद।